गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी। यह रोक अगली सुनवाई यानी 12 जुलाई तक जारी रहेगी। न्यायालय ने अंतिमोत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्तियों को 10 दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को भेजने का आदेश दिया है। इसके पश्चात यूजीसी के सचिव एक विशेषज्ञ पैनल का गठन कर आपत्तियों पर 2 सप्ताह में रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण को भेजेंगे। प्राधिकरण शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि आदेश का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ में इसके खिलाफ विशेष अपील की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एक सदस्यीय पीठ ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 31 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाओं में 8 मई को जारी अंतिम उत्तर कुंजी के कुछ उत्तरों पर आपत्ति जताई गई है। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद पारित अंतरिम आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह कोर्ट पाता है कि उत्तर कुंजी में दिए गए कुछ उत्तर स्पष्ट तौर पर गलत हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके उत्तर पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में वर्तमान कुंजी से अलग बताए गए। न्यायालय ने कहा है कि हमारे विचार से एक प्रश्न का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है, जिसका खामियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने कहा कि स्वयं राज्य सरकार ने अपनी जवाबी हलफनामों में स्वीकार किया है कि कुछ प्रश्न हैं जो विवादपूर्ण हैं, जिनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह व मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने दलील दी है कि कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे विवाद में परीक्षा प्राधिकरण के पक्ष में प्रकल्पना की जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि वैकल्पिक प्रश्नों में विवादपूर्ण प्रश्नों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि करीब 1.25 साल इंतजार के बाद कट ऑफ को लेकर हाईकोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों के लिए खुशियां लाया था, पर 28 दिन बाद ही उनकी खुशियों को फिर ग्रहण लग गया। केंद्र सरकार ने देश के 14 करोड़ से अधिक किसानों को बड़ा तोहफा दिया। कृषि मंडियों को लाइसेंस राज्य से मुक्त कर एक देश एक कृषि बाजार की तरह राह खोल दी, यानी किसान अब अपनी उपज को मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकेंगे। कृषि सुधार से जुड़े इन बदलावों को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अध्यादेश के जरिए मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान अपनी उपज को उचित मूल्य राज्य के भीतर या बाहर किसी भी बाजार में बेचने को स्वतंत्र होंगे, बिना रुकावट ऑनलाइन उपज का सौदा कर पाएंगे। सरकार ने सीमांत लघु किसानों को उत्पाद की गारंटी युक्त उचित कीमत दिलाने के लिए दूसरा अध्यादेश भी लागू करने की घोषणा की। इसमें बुआई से पहले उपज की गारंटी तय हो जाएगी। अधिक कीमत होने पर निजी कंपनी या व्यापारी को लाभांश देना अनिवार्य होगा। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई दिनों से जारी गतिरोध को दूर करने में बुधवार को थोड़ी सकारात्मक प्रगति हुई। 3 में से 2 स्थानों पर भारत और चीन की सेनाएं थोड़ा पीछे हटी हैं, लेकिन पेंगोंग लेक पर दोनों सेनाएं डटी हुई हैं। 6 जून को मेजर जनरल स्तर की बातचीत से ठीक पहले हुई इस प्रगति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि गलवान घाटी और चुशुल में भारत और चीनी सेनाएं थोड़ा पीछे हटी हैं। करीब 1 पखवाड़े से भी अधिक समय से इन 2 स्थानों पर दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध कायम था और तनातनी की स्थिति बनी हुई थी। हिंसक झड़पों की खबरें भी आई थी, लेकिन बुधवार को दोनों सेनाएं कुछ कदम पीछे हटी हैं। हालांकि कितने पीछे हटी हैं इसे लेकर कोई स्पष्ट दावा नहीं किया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग बुधवार दोपहर महाराष्ट्र के तट से टकराया। इस कारण 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। समुद्र में ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और मुंबई में भारी बारिश हुई। इससे मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। चक्रवात के कारण दिल्ली में भी अगले 2 दिन बारिश आंधी का
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में कुल 65,000 जबकि गुजरात में करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों की मौत हो गई। पाक के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में भगवान बुद्ध के विरासत स्थल को नष्ट किए जाने की खबरों को लेकर भारत ने पाकिस्तान से चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसा घृणित कृत्य प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति घोर अपमान को दर्शाता है। यह घोर निंदनीय है। पाक के अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में भारतीय बौद्ध विरासत को लूटने की घटना पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने उस इलाके तक उसके विशेषज्ञों की तुरंत पहुंच की मांग की है। गैरकानूनी कब्जे को छोड़कर इलाका तुरंत खाली करने के लिए भी कहा गया है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना वायरस के अलग क्लस्टर की पहचान की है। यह तेलंगाना और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भारत में संक्रमित लोगों में मौजूद कोरोना वायरस में एक खास लक्षण की पहचान की। इसे क्लेड A3I नाम दिया गया है। यह भारत के सीक्वेंस किए गए जीनोम के 41% सैंपल में पाया गया है। CCMB ने ट्वीट किया कि भारत में SARS-CoV-2 के प्रसार के जीनोम एनालिसिस पर ताज़ा शोध के परिणाम बताते हैं कि वायरस की आबादी का एक खास क्लस्टर सामने आया है। इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला, लेकिन भारत में इसकी बहुतायत है। तेलंगाना और तमिलनाडु में यह बहुत ज़्यादा है। ट्वीट में कहा गया है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि फरवरी 2020 में प्रसार के दौरान वायरस की इस क्लस्टर की उत्पत्ति हुई होगी और यह भारत में फैल गया होगा। कोविड-19 वायरस के भारत के सभी जीनोम सैंपलों में 41% सैंपल की पुष्टि हुई है। पूरी दुनिया की बात करें तो 3.2% सैंपल में यह पाया गया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP के तहत करीब 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मुहैया कराई गई है। सरकार ने कमजोर तबकों को कोविड-19 संकट से राहत देने के लिए 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। पैकेज में गरीबों को मुफ्त अनाज और महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों व अन्य को नगद मदद देना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि पैकेज के क्रियान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नजर रखी हैं। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। इस मामले में मंगलवार तक हुई प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि PM किसान योजना के तहत पहली अग्रिम किस्त के रूप में 8.9 लाभार्थियों को 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने बुधवार को दूरसंचार कंपनियों के लिए प्रत्येक कनेक्शन पर दिन में 100 SMS के बाद प्रति SMS न्यूनतम 50 पैसे वसूलने की बाध्यता खत्म करते हैं। दूरसंचार नियामक ट्राई ने थोक SMS भेजने वाले वास्तविक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया। इसके लिए कंपनियां गैर वाणिज्यिक SMS उपभोक्ताओं के लिए थोक में SMS के लिए अपने हिसाब से शुल्क तय कर सकेंगे। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ट्राई दूरसंचार तय करके आने वाले आदेश विशेष प्रावधान को हटा दिया गया है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।